गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीवी यादव, एवीआईसी का जीव विज्ञान का अध्यापक, आज आप लोगों को कक्षा 9 में विज्ञान का पाठ है जीवों में विविधता। इसके संबंध में आज मैं बताऊंगा। बच्चों, पूरी दुनिया में 13,43,000 जीव जंतु पाए जाते हैं। इनकी पहचान की गई है, जिसमें से 10 लाख जंतुओं की पहचान की गई है और 3,43,000 पेड़ पौधों की जातियों की पहचान की गई है। वैसे तो पृथ्वी पर कई करोड़ जीव जंतु पाए जाते हैं। उनमें से बहुत सारी की पहचान अभी तक नहीं की गई है। तो जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें भिन्नता होती है। अतः जीवों में जो विविधता एक प्रमुख लक्षण होता है। अब इतने तरह के सारे जीव जंतु पाए जाते हैं तो सब एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। अब एक जैसा वही हो सकता है जैसे एक माता पिता के जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो उन जुड़वा बच्चों में कुछ समानता पाई जाती है। फिर भी उनके कार्य व्यवहार को अगर हम आप देखते हैं तो कुछ न कुछ जरूर भिन्नता दिखाई पड़ती है, जिससे हम एक दूसरे को क्या करते हैं, अलग पहचान कर पाते हैं कि इसका अमुक नाम है और इसका अमुक नाम है। अब पहले जो है इस पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ या एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे कालांतर में इस एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ है। अब बहुकोशिकीय में पहले सरल बहुकोशिकीय विकसित हुए और फिर सरल से जटिल बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। इस पृथ्वी पर अगर हम ये देखते हैं कि सबसे छोटे जीव जैसे बैक्टीरिया और वायरस है, बैक्टीरिया और वायरस की जो शारीरिक माप होती है वह कुछ माइक्रोमीटर की होती है और ये सूक्ष्मदर्शी कहे जाते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी ये जीव हैं, इनको आप नेकेड आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। आज आप लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस पूरे दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है। क्या कोई उसको देख पाता है? नेकेड आंखों से आप कोरोना वायरस को देख पाते तो होता कि भाई चलो इधर से दूर भाग जाओ, लेकिन वह सूक्ष्मदर्शी है, अति सूक्ष्म है, उसको हम देख नहीं सकते हैं। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। अब कुछ इतने बड़े होते हैं, जैसे समुद्र में पाई जाने वाली नीली व्हेल है, 30 मीटर लंबी होती है। कैलिफोर्निया का रेडवुड का जो पौधा होता है वह 100 मीटर ऊंचा होता है। तो इनके शारीरिक माप में भी बहुत सारा अंतर पाया जाता है, बहुत सारी विभिन्नताएं इसमें पाई जाती है। और इसमें कुछ की जो जीवन अवधि होती है हजारों साल है, किसी की 100 साल है, किसी की 12 साल है और किसी की 1, 2, 3 की होती है। सबकी जीवन अवधि भी एक जैसी नहीं होती है। वर्गीकरण का जो है आधार क्या होना चाहिए, किस आधार पर हम वर्गीकरण करें, तो विभिन्न तरह के जो जीव जंतु हैं उनमें उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले प्रयास किया अरस्तु, जो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने पूरे जीव जंतुओं को जो है 3 समूहों में बांट दिया। जल में रहने वाले, स्थल पर रहने वाले, वायु में रहने वाले। लेकिन हम देखें
क्या जल में रहने वाले सभी जंतु या पौधे एक जैसे होते हैं? कौन सी समानता उनके अंदर पाई जाती है? उसी में नीली व्हेल रह रही है, उसी में दरियाई घोड़ा रह रहा है, उसी में कछुआ रह रहा है, उसी में मगरमच्छ रह रहा है और उसी में तमाम शैवाल रह रहे हैं। तो वो समानता दिखाई हमको नहीं पड़ती है। स्थल पर रहने वाले ही जंतुओं को आप देख लें कि स्थल पर रहने वाला, उस पर छिपकली भी रह रही है और वहीं पर कुत्ता भी रह रहा है, हाथी रह रही है, भालू, शेर है, चूहा है। क्या सब में एक जैसी समानता दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती है। तो इसलिए जो उन्होंने वर्गीकरण का आधार बताया था वह मान्य नहीं हुआ। बाद में वैज्ञानिकों की जो सोच हुई, क्यों न इस वर्गीकरण का आधार हम कोशिका को माने, क्योंकि कोशिकाओं से ही जीव की संरचना होती है। कोई भी जीव होता है वह कोशिका का ही बना हुआ होता है। अब कोशिका में भी जो है दो तरह की चीजें होती हैं, एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिसके अंदर पुराने तरह का केंद्रक पाया जाता है। पुराने तरह का केंद्रक क्या होता है? जिस केंद्रक का केंद्रकीय पदार्थ केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है, बल्कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्कैटर्ड होता है, बिखरा हुआ होता है। तो उस तरह के केंद्रक को हम कहते हैं पुराने तरह का केंद्र। और पुराने तरह का केंद्र जिस कोशिका में पाया जाता है उस कोशिका को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है यह एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। हालांकि एक कोशिकी के अंदर यानी उसमें डीएनए पाया जाता है, जिसके कारण उसमें विभाजन की क्षमता होती है, यानी एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है। यानी एक कोशिकीय जीवों से में भी रिप्रोडक्शन होता है, जिससे कि एक से दो जीव बन जाते हैं या अपनी संतान उत्पन्न कर लेते हैं। अब बात आई यूकैरियोटिक सेल की। यू माने ट्रू, ट्रू माने सत्य, यानी ऐसी कोशिका जिसके अंदर सत्य केंद्रक पाया जाता है। सत्य केंद्रक क्या है भाई? सत्य केंद्रक वह केंद्रक है जिसमें केंद्रक द्रव्य केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। अगर केंद्रक जो द्रव्य है, जैसे अगर हम इसको दिखावें चित्र में जो है इस तरह से कि ये इसको इस तरह से दिखावें कि ये केंद्रक है और इस केंद्रक के अंदर ये केंद्रकीय पदार्थ हैं। केंद्रकीय पदार्थ जब इस केंद्रक झिल्ली से घिरे हुए होते हैं तो यह कहलाता है सत्य केंद्रक। और सत्य केंद्रक जिस कोशिका में पाया जाता है उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल भी एक कोशिकीय होती है और बहुकोशिकीय होती है, और फिर वो डिवाइड, क्योंकि उनके अंदर विभाजन की क्षमता होती है, श्रम विभाजन की क्षमता होती है। जैसे जैसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे कोशिकाएं विशिष्ट कार्यों को करने के लिए विशेषीकृत होती जाती हैं, और जिसके कारण जीवों में अलग अलग तरह के उत्तक उत्तक तंत्र और स्पेशल अंग उनके बनते जाते हैं। अब इसके बाद अब बात आती है स्वपोषी और परपोषी। भाई स्वपोषी और परपोषी जीवों में अंतर है। स्वपोषी जो जीव होते हैं वो अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं, और इसके उदाहरण कौन है? हरे पौधे। हरे पौधों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिससे वे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं।
तो वह स्वपोषी कहलाते हैं या अपने आप भोजन बनाने वाले कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं परपोषी। परपोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन अपने आप नहीं बना पाते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए वे दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो दोनों के स्वभाव में भोजन के लिए क्या है, उनमें विभिन्नता पाई जाती है। और इसी प्रकार से जो विभिन्नता है वह उनके पोषण के आधार पर भी है, उनके संरचना के आधार पर भी है, उनके स्वभाव के आधार पर भी है और आवास के आधार पर भी है। तो इस तरह से जीवों के अंदर भिन्न भिन्न तरह की विभिन्नता पाई जाती है, जो उनका जैविक विविधता कहलाती है। जैविक विविधता उनका एक प्रमुख लक्षण होता है। अब बच्चों, बात ये आती है कि हमें वर्गीकरण की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। इतने सारे जीव हैं, उनको अलग अलग समूह में बांटने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। तो मैं आप लोगों को आपके ही का उदाहरण लेके बताता हूं कि हमारे स्कूल में जैसे 4000 बच्चे पढ़ते हैं और 4000 बच्चे इस गेट से आते हैं और फिर अपने अलग अलग कमरों में जाकर के बैठते हैं। और हर क्लास में, कमरे में जो है अलग अलग टीचर जाता है और एक क्लास में जो सभी बच्चे हैं उनको एक तरह की चीज बताता है, चाहे वह हिंदी की बात है, इंग्लिश की बात है, साइंस की बात है या मैथ की बात है। और उसको सभी बच्चे सुनते हैं और उनको कोई असुविधा नहीं होती है। ये है बच्चों को अलग अलग वर्गों में या क्लासों में बांटने का फायदा या लाभ। अगर मान लीजिए आप सब लोग अलग अलग क्लास में नहीं बैठते, आप एक एक क्लास में कोई 8th का भी बच्चा बैठा हुआ है, कुछ फर्स्ट ईयर के भी बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ 7th के भी बच्चे बैठे हुए हैं, तो पढ़ाने वाला टीचर क्या पढ़ाएगा? 7th वालों को 7th का चाहिए, 8th वालों को 8th का चाहिए। इसलिए समानता, यानी 7th का है तो वो 7th के क्लास में बैठेगा, 8th का है तो 8th के क्लास में बैठेगा। उसके पास जो है 8th के बच्चों में सबकी किताबें एक जैसी होंगी और सबका सिलेबस एक जैसा होगा। तो इससे अध्ययन और अध्यापन, पढ़ने और पढ़ाने दोनों में ही सुविधा होती है। ठीक उसी प्रकार से इतने सारे जीव जंतुओं के विषय में जानने के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अब वर्गीकरण की जो आवश्यकता है वह कुछ बिंदुओं पर आधारित है, जिसको मैं बता रहा हूं। जैसे जीवों के विकास का ज्ञान, वर्गीकरण से जो है हमें पता चलता है कि जीव एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीवों का किस प्रकार से विकास हुआ है, क्योंकि वर्गीकरण भी इसी आधार पर किया गया है। दूसरा पॉइंट है कि जीवों में पारिस्थितिकियों में अनुकूलन का ज्ञान, यानी विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं वह भिन्न भिन्न तरह के वातावरण में पाए जाते हैं, और भिन्न भिन्न तरह के वातावरण में पाए जाते हैं तो जो जीव जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के प्रति अनुकूलित होता है, तभी वहां पर वह सरवाइव कर सकता है, जीवित रह सकता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता है। उदाहरण के लिए अगर जल में जो जीव पाए जाते हैं तो पहला लक्षण उनके अंदर होना चाहिए कि वह जल में तैर सकते हों, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को श्वसन क्रिया में ले सकते हों, उनकी जो शरीर की कोशिकाएं हैं, ऊपर की जो बाह्य त्वचा है, जल में रहने के कारण वह सड़ने न पावे, चाहे उसमें जंतु है और चाहे वह पौधा है। ये सभी की बात है। उसी तरह से स्थल पर रहने वाले जो जंतु हैं
तो उनके अंदर होना चाहिए कि दौड़ने के लिए, चलने के लिए उनके पास उपांग होना चाहिए। अगर उनके पास उपांग नहीं है तो स्थल पर वह रह नहीं पाएंगे। उनके श्वसन के लिए फेफड़ा होना चाहिए, जिससे कि वह श्वसन क्रिया आसानी से कर सकें। वरना आप देखेंगे कि जल में जो जीव रह रहा, मछली जल में पाई जाती है, उसको जल में से निकाल के बाहर कर दे, मर जाएगी, क्योंकि बाहर की ऑक्सीजन वह नहीं ले सकती है। वह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ही अपने गलफड़ों द्वारा ले सकती है। तो इसलिए चाहे वह जल में रहने वाला जीव है, चाहे वह स्थल पर रहने वाला है या वायु में रहने वाला है। अब वायु में तो वही न उड़ सकता है जिसके पास पंख होगा और जिसके शरीर का जो वजन होगा वह कम होगा, उनका जिसका शरीर धारा रेखित होगा। तो ये है कि विभिन्न तरह के वातावरण में रहने वाले जीवों के अंदर अनुकूलताएं पाई जाती हैं। उन अनुकूलताओं के विषय में हमको जानकारी हो जाती है। इसी प्रकार है विकास के क्रम का अध्ययन। विकास का क्रम यानी जीवों में जो विकास का क्रम है वह सरल से जटिल की ओर है। यानी पहले एक कोशिकीय जीव और फिर बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय में भी पहले सरल संरचना वाले और फिर उनसे हुए जटिल संरचना वाले। हम जंतुओं का उदाहरण ले लें। जैसे जंतु हैं तो जंतुओं को अगर हम दो समूहों में देखें तो कशेरुकी जंतु, अकशेरुकी जंतु। कशेरुकी जंतु कौन सा होता है? जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अकशेरुकी जंतु कौन सा होता है? जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो अब कशेरुकी जंतुओं को जो बांटा गया है वह निम्न से उच्च की तरफ यानी मत्स्य वर्ग से स्तनधारी वर्ग की तरफ। पहले मत्स्य वर्ग, फिर जल स्थलचर वर्ग, जल स्थलचर के बाद आता है सरीसृप वर्ग, सरीसृप वर्ग के बाद आता है पक्षी वर्ग और पक्षी वर्ग के बाद आता है स्तनधारी वर्ग। उसी तरह से अकशेरुकी जंतुओं में प्रोटोजोआ सबसे पहला आता है, एक कोशिकी होता है। प्रोटोजोआ के बाद आता है पोरीफेरा, पोरीफेरा से फिर सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा से प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और फिर आता है अंत में इकाइनोडर्मेटा। तो चाहे वह अकशेरुकियों के बारे में विकास की बात हो और चाहे वह कशेरुकियों के विकास की बात हो, वो हमेशा जो है सरल से जटिल की तरफ विकास हुआ है। अब अगला पॉइंट है संयोजक कड़ी। ऐसे जंतु जो किन्हीं दो वर्गों के बीच की कड़ी होती हैं, अर्थात जिनमें दो वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं, उनको हम संयोजक कड़ी के रूप में जानते हैं। एक जंतु है नियोपिलाइना। नियोपिलाइना का जो हमको जीवाश्म मिला है, उस जीवाश्म में एनीलिडा तथा मोलस्का दोनों ही, एनीलिडा और मोलस्का दोनों ही संघों के उसमें लक्षण पाए जाते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि एनीलिडा से मोलस्का की तरफ विकास हुआ है, इस संयोजक कड़ी के द्वारा पता चलता है। दूसरा एग्जाम्पल आता है आर्कियोप्टेरिक्स का। आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म जो पाया गया उसमें भी जो है सरीसृप वर्ग तथा पक्षी वर्ग दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं। तो वर्गीकरण से ये हमें पता चल जाता है कौन से ऐसे जंतु रहे हैं जो किन्हीं दो वर्गों के बीच के कड़ी के रूप में रहे हैं। और अगला पॉइंट है बच्चों कि अध्ययन में सुविधा। हमें अध्ययन में सुविधा प्राप्त होती है कि हम किसी वर्ग के एक जंतु, कोई भी एक वर्ग है उसका एक जंतु का अध्ययन कर लेते हैं तो उस वर्ग के सारे जंतुओं के बारे में हमें बहुत सारी सामान्य जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। जैसे स्तनधारी वर्ग है। स्तनधारी वर्ग में
आप जान रहे हैं कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, आदमी, ये सभी जो है स्तनधारी वर्ग के जंतु हैं। अगर हम किसी एक जंतु, इनका विशिष्ट स्तनधारी का विशिष्ट लक्षण है कि स्तनधारियों में स्तन पाया जाता है। जो फीमेल होती है, स्तन ग्रंथियां विकसित उसमें होती हैं, जिससे वह अपने बच्चे को न्यूट्रिशन देती है, दूध पिलाती है। ये सभी के अंदर लक्षण पाया जाएगा, चाहे वह जो है कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, और चाहे चूहा है, चाहे वह मनुष्य है। तो किसी एक के बारे में कि उनके मुख में जो है 4 प्रकार के दांत पाए जाएंगे, या उनका जो हृदय होता है वह 4 कोष्ठों का बना हुआ होता है, इन सारी चीज़ों की जो जानकारी है हमको एक जंतु के अध्ययन से पता चल जाती है। उसी तरह उभयचर वर्ग का जंतु है। अब उभयचर वर्ग का जंतु इसे मेढक है, तो मेढक के का अध्ययन हम करते हैं, तो उभयचर वर्ग के से सभी जंतुओं के बारे में हमको सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हर वर्ग के अगर एक एक जंतु या पौधे का अध्ययन हम करते हैं, तो उस वर्ग के सभी पौधों और जंतुओं के विषय में हमको सामान्य जानकारी मिल जाती है। तो वर्गीकरण करने से अध्ययन में हमको सुविधा प्राप्त होती है। तो ये रहा आज का बच्चों टॉपिक, जो जैविक विविधता का, उसके बारे में ये जानकारी हमने आपको दिया। अब इस आधार पर गृह कार्य के लिए, होमवर्क के लिए हम कुछ क्वेश्चन देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, नोट आप लोग करेंगे, जीवों की विविधता से आप क्या समझते हैं? नोट हो गया ना। दूसरा है, जीवों के वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ती है? तीसरा क्वेश्चन है, नीली व्हेल की लंबाई कितनी होती है? और चौथा है, नियोपिलाइना किन 2 वर्गों के बीच का संयोजक कड़ी है? ये जो मैंने 4 क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, ये इन क्वेश्चनों का उत्तर आप लोग किताब में से खोजेंगे। अब आप कहें किताब कहाँ है, तो भाई मैं आपको किताब का जो है वो कुछ पेजों का फोटो स्टेट करके आपके व्हाट्सएप पर डाल देता हूं, और आप उसको पढ़ करके और उसमें उन क्वेश्चनों का उत्तर जो है लिख लेंगे। तो ये रहा बच्चों आज का क्लास। अब अगला क्लास जो है अगले दिन होगा, और इसी के साथ जो है गुड बाय। थैंक यू बच्चों।